विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आपको आज भारत की इकोनॉमिक तौर पर जो ताकत बढ़ रही है उसके बारे में बताने वाला हूं। आपको क्या मिलने वाला है इस बढ़ती ताकत के साथ यह भी बताऊंगा। और साथ ही साथ बात होगी पाकिस्तान जब खुद के बॉर्डर से भारत में साजिश को कामयाब नहीं कर पा रहा है तो नेपाल बॉर्डर से आखिर कौन सी साजिश रची जा रही है, सब कुछ आपके बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात होगी बिहार की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा गुस्से में। लालू अपने लाल यानी तेज प्रताप पर बहुत गुस्सा है। हालात ये हैं कि पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। कारण क्या है? कारण है तेज प्रताप की मोहब्बत, जिसका इजहार उन्होंने भरे सोशल मीडिया पर कर दिया। और अब फजीहत हुई तो लालू ने अपने लाल यानी तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या हो रहा है बिहार में, क्या होगा आरजेडी का, और ये क्या सब कुछ हो रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, रिपोर्ट जरा। सिंदूर लगाएंगे। लालू को पसंद नहीं आया तेज का ऐलान मोहब्बत। लालू के परिवार में क्यों मच गया कोहराम? क्या लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का जीवन एक बार फिर से विवादों के भंवर में फंसने वाला है? तेज प्रताप यादव अपनी राजनीति से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी अतरंगी रूप तो कभी विवादित बयान। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। इस बार तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप की बात कबूल कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तेज प्रताप ने लिखा, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से ये बात आप लोगों से कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने अकाउंट हैक करने की बात कही और किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन बड़े बेटे के ऐलान मोहब्बत से लालू यादव लाल हो गए। एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और तेज प्रताप को बेदखल का ऐलान कर दिया। लालू यादव ने लिखा, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। मैं तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। पहले तेज की तस्वीरें, फिर लालू का ट्वीट बिहार की राजनीति में भूचाल ले आया। पिता के फैसले के समर्थन में बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया, तो वहीं तेजस्वी भी फैसले के समर्थन में बयान देते हुए दिखे। बड़े भाई की बात है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तेज प्रताप का 12 सालों से प्यार का इजहार और अनुष्का की तस्वीरों में माथे पर सिंदूर ने अटकलें तेज कर दी कि क्या वे पहले से ही शादीशुदा हैं। चल तो ही रहा है, ये भी चलेगा। सिंदूर लगाएंगे। इस खुलासे ने कई सवाल भी खड़े किए हैं।
अगर तेज प्रताप 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में थे तो 2018 में ऐश्वर्या से शादी क्यों की? क्या इस खुलासे के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? तो वहीं विरोधियों को मौका मिल चुका है लालू परिवार पर तंज कसने का। तेज प्रताप की एक तस्वीर ने बिहार की सियासत का रुख मोड़ दिया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले तेज प्रताप का ऐलान लालू के लिए सियासी मुश्किलें खड़े कर सकता है? क्या लालू बेदखली का ऐलान कर चुनाव में फायदा और नुकसान देख रहे हैं? वह अच्छे से जानते थे कि तेज प्रताप जी अनुष्का यादव के साथ विगत कई वर्षों से रह रहे हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी यादव समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने दारोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ जबरदस्ती अपने बेटे की शादी कराई। दारोगा प्रसाद राय जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है? लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है? लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे? लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। कानूनी पेच, सामाजिक आलोचना और सियासी दबाव के बीच तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा? क्या वे अपनी निजी जिंदगी को संभाल पाएंगे या विवाद उनकी राजनीतिक छवि को और धूमिल करेगा? फिलहाल बिहार की सियासत में लालू परिवार की कहानी चर्चा का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन तेज प्रताप का जो वैवाहिक जीवन रहा है और उसके बाद उससे जो विवाद जुड़ा रहा है, पूरी कहानी क्या है ये आपको बता देते हैं और उसके पीछे एक कानूनी एंगल है, जरा वो भी समझिएगा। तेज प्रताप की शादी 2018 में हुई थी। तेज प्रताप की जो शादी है वो पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी। शादी राजनीतिक गठजोड़ के तौर पर उस वक्त देखी गई क्योंकि दोनों ही परिवार बिहार की राजनीति के तौर पर भी देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर रसूख जो है वो बड़ा रखते हैं। शादी के कुछ महीने के बाद ही अनबन शुरू हो जाती है ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच में। बात जो है वो मारपीट तक चली गई, ड्रग्स के इस्तेमाल जैसे आरोप भी तेज प्रताप पर लगे और तलाक का जो मामला है फिलहाल कोर्ट के अंदर है। इसके अलावा ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर जिंदगी बर्बाद तक करने के आरोप लगाए। वहीं तेज प्रताप के खुलासे ने इसके बाद अब कानूनी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कानूनी एंगल क्या है? अगर कोई व्यक्ति पहली शादी के दौरान दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच में तलाक नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। और अगर तेज प्रताप ने, क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अनुष्का से शादी की है, जैसा कि ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो वो कानूनी रूप से भी 2 विवाह करने की यानी 2 शादी करने के दोषी हो सकते हैं और मुश्किलें यहां पर तेज प्रताप की आगे बढ़ सकती हैं। और तो क्या इसी को लेकर विपक्ष यानी जेडीयू सवाल पूछ रही है कि सिर्फ क्या चुनाव के लिए पल्ला इस वक्त तेज प्रताप से लालू प्रसाद यादव झाड़ रहे हैं? बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत की बढ़ती हुई रफ्तार की, क्योंकि भारत ने जापान को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया है। यानी अब इकोनॉमी के लिहाज से भारत पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर आ चुका है। यानी अब बारी जर्मनी को पछाड़ने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आप पूछेंगे कि आपका क्या फायदा होगा? भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है तो आपको क्या मिलेगा? अगर यह जानना चाहते हैं तो जरा रिपोर्ट देखिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो आजकल अपनी बातें आप करते हैं जापान की जो है मिसालें देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भारत की मिसालें दिया करें। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। भारत ने जीडीपी में जापान को पछाड़ा। $4 ट्रिलियन की ताकत बना भारत। 5 ट्रिलियन का टारगेट, अब जर्मनी से मुकाबला।
वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जीडीपी को जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखा था, तब देश के विपक्ष को यह मजाक लगता था। लेकिन अब देश उस सपने के करीब आ चुका है। भारत ने वर्ल्ड जीडीपी में जो रफ्तार भरी है, उसमें जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा नंबर हासिल कर लिया है और अब बारी जर्मनी की है, यानी वर्ल्ड नंबर 3 बनने की। और इसका ऐलान खुद नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने किया है। Already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. भारत की इकोनॉमी ताकत का लोहा खुद IMF ने मानते हुए अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया कि भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी $4.186 ट्रिलियन से ज्यादा है। जहां पर ये शान की बात है और जहां पर ये बहुत मैटर ऑफ प्राइड कह लीजिए बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और जो हम सब लोगों का सपना है कि हमें विकसित बनना है 2047 तक। तो विकसित की एक परिभाषा पर कैपिटा इनकम होती है। तो हम लोगों ने एक यूँ कह लीजिए मील पत्थर क्रॉस कर लिया और बड़ी अच्छी बात है, मील पत्थर क्रॉस किया, पर आगे हम लोग को जैसे कहते हैं ना, अभी भी बहुत परिश्रम करना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कल उधर बहुत अच्छा सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा कि सिर्फ विकसित भारत के लिए केंद्र नहीं, राज्य सरकारों को भी वन टीम बनकर आगे चलना पड़ेगा। दरअसल भारत की यह उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग का नतीजा है। साथ ही भारत ने कई नीतिगत सुधार किए हैं। इसके अलावा भारत में लगातार 6 से 7% एनुअल ग्रोथ को बनाए रखा गया है। जाहिर है भारत की इकोनॉमिक पावर बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत की धमक और मजबूत होगी। पूरी दुनिया की कंपनीज लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगी हुई हैं। इसमें और भी तेजी आएगी और इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में भी भारत की ताकत मजबूत होगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी 3रे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1, भारत रहेगा नंबर 1। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बढ़ती ताकत से आम आदमी यानी आपको क्या मिलने वाला है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यानी हर क्षेत्र में नौकरियों की बढ़ोतरी होगी, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा सुविधा होगी, बेहतर सड़कें होंगी, रुपए की ताकत बढ़ेगी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग तेज होगी। यानी सरल भाषा में कहें, जिस जापान की मिसाल आप लगातार देते हैं, वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही जापान जैसी तरक्की आप भारत में देख पाएंगे और टेक्नोलॉजी से लेकर बुलेट ट्रेन तक सब कुछ भारत में मुमकिन होगा। लेकिन सवाल ये कि जर्मनी से आगे जाने और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आखिर क्या करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना होगा, बेहतर बुनियादी ढांचा बनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देना होगा। जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दरअसल जाना जाता है। स्किल डेवलपमेंट और युवा आबादी को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करना होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार करना होगा। भारत लगातार इसी राह पर अपनी तमाम चुनौतियों को पार करते हुए इस रफ्तार से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत जापान के बाद विश्व पटल पर जर्मनी को पीछे छोड़ अपनी चमक को और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर जासूस ज्योति को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं और इसका सिलसिला लगातार जारी है। नए खुलासे में जिशान नाम के एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की एंट्री हुई, जिसके जरिए कैसे
पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन देश, सबसे खूबसूरत देश, सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश बताने की कोशिश हो रही थी। और यह प्लान आखिर किसने बनाया था? जिशान और ज्योति कैसे संपर्क में आए और क्या थी पूरी प्लानिंग, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ज्योति को किसने बनाया पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर? पाकिस्तानी यूट्यूबर जिशान का ज्योति से क्या है कनेक्शन? हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है। लगातार पुलिस और जांच एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं और हर दिन खुल रहे हैं ज्योति के नए राज। हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ अब जासूसी का संदेह और गहराता जा रहा है। मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया लिंक से जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ज्योति मल्होत्रा के जब फोन की फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो कई राज सामने आए। उसके मोबाइल फोन से पता चला कि ज्योति पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर जिशान हुसैन के साथ लगातार संपर्क में रहती थी। जिशान के साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतर इमेज बनाने का काम कर रही थी। सिर्फ जिशान ही नहीं, कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के संपर्क में रहती थी। लाहौर का रहने वाला जिशान हुसैन एक पॉपुलर पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसकी वीडियोस में पाकिस्तान के भारत के प्रति सद्भाव और हिंदू धार्मिक स्थलों की संरक्षण नीति को दिखाया जाता है। ज्योति न सिर्फ इसके संपर्क में थी बल्कि दोनों वीडियो बनाकर पाकिस्तान की छवि सुधारने की स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, जबकि असलियत में पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पूरी दुनिया देख चुकी है। जांच के दौरान ज्योति के मोबाइल डाटा से कई चैट्स भी सामने आए जिनमें पाकिस्तान के सफर, शूटिंग प्लान और मुलाकातों की चर्चा है। 2 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा जब धार्मिक वीजा पर पाकिस्तान गई थी तो वहां उसने जिशान को मैसेज किया। जिशान ज्योति मल्होत्रा से मिलने कताश राज मंदिर आया। दोनों ने अपने यूट्यूब पेज पर पाकिस्तान की जमकर तारीफ की, ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में प्राचीन मंदिर और हिंदुओं का कितना ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, जिशान अपने वीडियो में ज्योति मल्होत्रा को भारत ही नहीं पाकिस्तान का भी एम्बेसडर बताता हुआ नजर आता है। वो हमारी एम्बेसडर है, भारत की एम्बेसडर तो है ही, हमारी भी एम्बेसडर है। हमारे बारे में भी वही बता रही हैं जाके भारत में और पूरी दुनिया में जहां जहां उनकी वीडियोस देखी जाती हैं कि लाहौर एक खूबसूरत शहर है। इन वीडियो का असली मकसद भारत में यह भ्रम पैदा करना था कि पाकिस्तान बदल गया है। यह रणनीति पूरी तरह नैरेटिव वॉरफेयर यानी वैचारिक युद्ध की श्रेणी में आती है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स से भी मिली थी। अब ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं जिशान से अटारी बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के बारे में क्या ज्योति ने कोई जानकारी शेयर की थी, ये जांच की जा रही है। साथ ही जिन 2 पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ ज्योति ने अली हसन के जरिए मुलाकात की थी, क्या वहां जिशान भी आया, ये भी पता लगाया जा रहा है। शक है कि ज्योति जिशान के साथ मिलकर अहम जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उनके ऑपरेटिव्स को दे रही थी। एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा के डाटा को खंगालना शुरू किया। एजेंसियों को ज्योति के फोन से डिलीट की गई चैट और फोटो डाटा रिकवरी में कई पाकिस्तानी ऑपरेटिव से संपर्क के संकेत मिले हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ कंटेंट का जरिया नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन चुका है। अब जांच इस दिशा में जा रही है कि यह सिर्फ यूट्यूब इन्फ्लुएंस या एक सोची समझी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की शुरुआत है और कहां तक जुड़े हैं इसके तार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बांग्लादेश में यूनुस सरकार के तख्तापलट के हालात लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि एक तरफ सेना कह रही है कि चुनाव करवाओ और यूनुस है कि मानने को तैयार नहीं, तो वहीं पूर्व पीएम शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस नहीं हटने वाले क्योंकि सत्ता आतंकवादियों के जरिए हथियाई है। क्या होगा बांग्लादेश में यूनुस का, जरा देखिए। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के हालात बन गए हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर पिछले साल अगस्त में जो हालात थे वैसे ही दिख रहे हैं।
यूनुस को अस्थायी तौर पर बांग्लादेश की कमान मिली हुई है और उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव करवाने की है। लेकिन कट्टरपंथियों की हाथ की कठपुतली बने यूनुस चुनाव करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे। जब से इसकी भनक बांग्लादेशी सेना को लगी है, उसका दिमाग भी ठनक चुका है। ढाका में सेना की भारी बंदोबस्ती है। सड़कों पर बांग्लादेश के भारी भरकम टैंक दौड़ रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात का संकेत हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बस चंद दिनों की मेहमान है। ढाका की इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी सरकार और फौज को बांग्लादेश में नया ठिकाना मिला था। हिंदुओं के खिलाफ नफरत को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान ढाका में आतंकियों को नया ठिकाना बनाना चाहता था। लेकिन यूनुस का पत्ता कटते देख पाकिस्तानी नेता बौखला गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मेरे ख्याल में जुमेरात के रोज नाहिद इस्लाम जो कि तालिबे इल्मों के लीडर हैं, उन्होंने भी एक नई पार्टी भी बनाई है, नेशनल सिटीजन पार्टी। नाहिद इस्लाम साहब जो हैं यंग मैन, उन्होंने इनको इनकरेज किया कि आप इस्तीफा नहीं दें, क्योंकि अगर आप इस्तीफा देंगे तो मुल्क में और मजीद एक बदअमनी सी फैल जाएगी। पाकिस्तान की घबराहट देख साफ पता चल रहा है कि सेना किसी भी वक्त यूनुस सरकार का तख्ता पलटकर बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट आम बात है। अब तक करीब 30 बार तख्ता पलट हो चुका है। अब स्थिति यह है कि वहां के आर्मी चीफ जनरल वकार ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है यूनुस को, 1 कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। तो आप तैयारी कीजिए बुलेट से रफ्तार की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को करने दीजिए बांग्लादेश के कंधे पर बैठकर साजिश करने की तैयारी। बहरहाल तरकश फिलहाल के लिए इतना ही। बिमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल बोलो जुबा केसरी।